रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में। इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिए हुए QR को स्कैन करके हमें सपोर्ट करना, हमें आर्थिक सहायता देना ना भूलें। और आज हमारे साथ हैं आपके चिर परिचित राजनीतिक विश्लेषक ओंकार चौधरी जी। नमस्कार। आपका स्वागत है ओंकार जी। तो बिहार तो बिहार, अब यूपी भी गया। देखिए, हर राज्य जाएगा। महाराष्ट्र से भी कुछ रुझान ऐसे ही आ रहे हैं। जो बड़े राज्य हैं वहां तो यही सब गुल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए संजय जी, कुछ राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आपस में सीधा मुकाबला होता रहा और इनकी संख्या कोई बहुत ज्यादा अब रह नहीं गई है। 6, 7 या 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर इन दोनों पार्टियों का मुकाबला होता है। पर वहां भी कुछ क्षेत्रीय ताकतें अब उभर रही हैं। तो जहां जहां क्षेत्रीय ताकतें उभर रही हैं वहां वहां कांग्रेस कमजोर हो रही है और इससे बड़े अंतर विरोध किसी गठबंधन के हो नहीं सकते कि इस इंडी अलायंस में अधिकांश चेहरे ऐसे थे, ऐसे हैं जो कभी कांग्रेस के ही गर्भ से निकले हुए हैं और कांग्रेस की कीमत पर ही उन्होंने अपने अपने राज्यों में ताकत बनाई है, अपना जनाधार बनाया है और अपनी एक पोजीशन बनाई है। वही सब अगर कांग्रेस के साथ बैठ कर के सीटों की सौदेबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस को ये बता रहे हैं कि आपको कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए या आपकी हैसियत कितनी है, और बाकी तो सारी, चूंकि हमारा मुकाबला होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वहां तो अधिकांश सीटों पर हम लड़ेंगे। तो इससे ज्यादा मतलब गैरत की बात भी कोई नहीं है और इससे ज्यादा अफसोस की बात भी कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है। पर कांग्रेस जो इस दुर्दशा को प्राप्त हुई है वो तो अपने कर्मों की वजह से प्राप्त हुई है। आज भी तो देखिए आप संजय जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या बयान आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है अहंकार से भरा हुआ, गलतफहमी से भरा हुआ, कि हमने तो बहुत कोशिश की, नीतीश जी हमारे साथ जुड़े रहें। नीतीश जी हमारे साथ जुड़े रहें, आप क्षेत्रीय दलों के कद्दावर नेताओं को उचित सम्मान भी देने को तैयार नहीं हैं। आप बाकी की चीजें छोड़ दीजिए, पलटू राम और आया राम गया राम जो भी आप कहें उनके बारे में, लेकिन वो कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कैसे रहे हैं, कब कब गए हैं, कब आए हैं, वो भी छोड़ दीजिए। लेकिन कम से कम बिहार के एक मुख्यमंत्री तो हैं, उनके बारे में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन नीतीश के बारे में कर रहे हैं जिन्होंने इनिशिएट किया था इंडिया अलायंस को, सबको इकट्ठा करने का, सबको फोन कॉल किए थे, सबको पटना में बुलाया था, सबका बुके एयरपोर्ट पर स्वागत किया था। ऐसा तो और कहीं भी नहीं हुआ होगा जैसा वो कर रहे थे। लेकिन वाकई अब पता लग रहा है कि उनका अपमान हुआ है। एक और घटना, इन्हीं के युवराज राहुल गांधी बिहार में पहुंचे हैं
तो लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं और ऐसी-ऐसी बातें कह रहे हैं जो जिनसे लगता है कि जब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, तब भी बिल्कुल सम्मान नहीं किया होगा इन लोगों ने। वो कह रहे हैं कि हमने और राजद ने मिलकर के नीतीश जी को निर्देश दिए थे कि आपको जातिगत जनगणना करनी ही है। भई आप अपनी उम्र भी देख लीजिए, आप अपना राजनीतिक अनुभव भी देख लीजिए। कांग्रेस के लिए या देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी ज़रा एक बार नाप लीजिए कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आप निर्देश वगैरह की बात करिए। और हमने प्रेशर बनाया उनके ऊपर जातिगत जनगणना के लिए, और जो दूसरा प्रेशर आ गया उस प्रेशर में आकर के वो पतली गली से निकल दिए। मतलब कैसी-कैसी बातें आप कर रहे हैं। अतीत की बहुत सारी घटनाओं को गिनाया जा सकता है, कांग्रेस के कुकर्मों को भी बताया जा सकता है कि कब-कब उसने क्या-क्या पाप कर रखे हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह दिया था कि अकेले इंदिरा गांधी के समय ही 50 सरकारों को, 52 सरकारों को बर्खास्त किया गया था, चुनी हुई सरकारों को गलत तरीके से बर्खास्त किया गया था। इनकी दादी जी, उसका तो किस्सा कौन भुला सकता है। 1975 में अपनी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी थोप दी थी इस देश के ऊपर। तो वो विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, शुरुआत तो एक्चुअल में बिहार से भी पहले पश्चिम बंगाल में हो चुकी थी संजय जी। ये जब पश्चिम बंगाल में घुसने वाले थे, आने वाले थे, उससे पहले तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया था कि हम तो अकेले जाएँगे चुनाव मैदान में, और यहाँ बाकी का तो कोई किस्सा ही नहीं है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अधीर रंजन चौधरी कहते रहे कि जी ये तो बड़ा अपमानजनक है, हम कोई भीख थोड़ा माँग रहे हैं कि ममता बनर्जी हमको 2 सीटें ऑफ़र कर रही हैं। अरे भई, इससे ज़्यादा आपकी हैसियत भी नहीं है, औकात भी नहीं रह गई है। क्योंकि आपकी गलतियों का परिणाम है कि आप विधानसभा में 0 सीट पर हैं, और एक उपचुनाव मुर्शिदाबाद की सागर दिघी सीट का हुआ था, वहाँ से आप जीत गए थे। वो एमएलए भी ममता बनर्जी को प्राप्त हो गया। तो पिछले सदन में जिस कांग्रेस पार्टी के 44 एमएलए थे संजय जी, वो अगर 0 पर आ जाती है और पूरे विधानसभा चुनाव में केवल नक्सलबाड़ी इलाके में राहुल गांधी जाकर के एक सभा को संबोधित करने का उपक्रम पूरा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं, तो आप डूबेंगे ही। आप इसी के लायक हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का ये रवैया है आत्महत्या करने का, दूसरी तरफ जिन नरेंद्र मोदी को आप गालियां देते हैं, पानी पी पी करके कोसते हैं, उनके परिश्रम की, उनके समर्पण की पराकाष्ठा है। वो आराम ही नहीं करते हैं। वो लगातार कुछ ना कुछ अपने कर्तव्य पथ पर जो है बढ़ कर के करते हुए दिखाई देते हैं। और आप एक जो पुराने वो शादी ब्याह में एचएमवी के प्ले रिकॉर्ड बजते थे, उसी तरीके से आप वहीं-वहीं आपकी सुई घूमती रहती है। उसके आगे आप बढ़ते ही नहीं, ना आपके पास कोई ढंग की रिसर्च टीम है, ना आप किसी की सलाह मानते हैं। तो ऐसे में वही होगा। पश्चिम बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक तरफा पहले 7 सीटें आरएलडी को दे दी। उसके बाद अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, और ऐसी-ऐसी सीटों पर कर दिए हैं संजय जी, जहां से इनके सो कॉल्ड दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ते रहे हैं। तो वहां भी फिनिश है। उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन नहीं होने जा रहा है। जी, तो ये आज भी मुझे पता चला, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था और ये समाचार आ रहा था कि मुकुल वासनिक के यहाँ कोई किसी प्रकार की बैठक हुई है, एक बार पुनः, और 11 से एक भी सीट ऊपर देने जा नहीं रही है अखिलेश बाबू की पार्टी। ये सूचना अभी-अभी मैंने देखी, चल रही थी ये चैनल्स पर। तो 7 सीट वो पहले दे चुके हैं, वो आरएलडी को कौन-कौन सी सीटें दी हैं, वो भी आप थोड़ा-सा बताएँ तो उसके बाद फिर आगे चर्चा करें। जो सीटें इन्होंने दी हैं,
कांग्रेस को उसके बारे में भी कुछ आइडिया था। हालांकि जो सीटें मैंने बताई थी उसमें से एक सीट लखनऊ जो है वो निकल गई है। लखनऊ इन्होंने अलॉट कर दी है अपने आप को। वैसे मैंने सुना था कि लखनऊ ये शायद देने जा रहे हैं कांग्रेस को क्योंकि वहां से हारने का 100% हारने की 100% संभावना जहां जहां है वहां उन्होंने ईयर मार्क कर दी इनके लिए। तो ये 7 सीटें कौन सी दी हैं आरएलडी को? देखिए, मेरे सामने इस समय एक वेबसाइट खुली है हिंदुस्तान की। मैंने भी बहुत जी। गंभीरता से वैसे देखा नहीं इसको, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लोकदल को बहुत सीरियसली इन दिनों ले नहीं रहा। अब आप तो स्वयं और मेरठ के हैं तो आपसे अच्छा कौन जानेगा। जी हाँ, जी हाँ। मैं एक्चुअल में, क्योंकि 2014 और 2019, संजय जी, कैसे भुलाया जा सकता है। 2014 में जयंत चौधरी मथुरा से हारे थे हेमा मालिनी के सामने। 2019 में यही मथुरा से चूंकि हार गए थे तो डर करके बागपत आ गए। बागपत में सत्यपाल सिंह ने इनको फिर हरा दिया, जो मुंबई के और पुणे के कमिश्नर रहे। 2014 में अजीत सिंह हारे थे बागपत से। 2014 में अजीत सिंह हारे, 2019 में मुजफ्फरनगर से हारे, और मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने हराया। तो जिसका खाता ही नहीं खुल रहा हो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से, उस पार्टी को क्या सीरियसली आप लीजिएगा। लेकिन जो मेरे सामने इस समय जो सूचना ये आ एक बात रही और भी है, है इसमें एक बात और भी है कि पिछली बार 2019 में सारे के सारे दल एक साथ थे। यस यानी यस, बसपा भी साथ में थी। बसपा भी थी और ये आपका आरएलडी और एसपी तीनों दल थे। तो जो लिस्ट आ रही है वो तो ये है कि एक तो बागपत, एक मथुरा, एक मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, कैराना, ये सीट जो हैं दी गई हैं। पर बीच में मैं कहीं देख रहा था कि मुजफ्फरनगर शायद अखिलेश यादव ने अपने पास रखी है और वहां से वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करना चाहते हैं। तो ये सीटें जो मैंने बताई हैं ये ठीक है, इन पर आरएलडी लड़ती रही है, आरएलडी के प्रभाव क्षेत्र की हैं, पर अब वो प्रभाव क्षेत्र रह नहीं गया है। और लोकसभा की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल भी नहीं रह गया है। लोकसभा में जो एक इसको जाटलैंड जाटलैंड कह करके एक अलग तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों के द्वारा। एक खास मीडिया का हिस्सा है जो एक अलग तरीके से इसको प्रचारित करता है कि जैसे जाटलैंड में सब जाट किसान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को नापसंद ही करते हैं। अरे भाई, इतना भी बड़ा झूठ मत बोलो कि आसमान गिर पड़े। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, और जो चौधरी चरण सिंह के परिवार से हैं, यानी अजीत सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी हारे हैं, 2 बार हारे हैं, पहले बागपत से फिर मुजफ्फरनगर से हारे। उनके पौत्र जयंत चौधरी पहले मथुरा से हारे फिर बागपत से हारे। पड़ोस वाले राज्य में हरियाणा में, जहां मैं काफी सालों तक काम करता रहा मीडिया में, वहां पे रोहतक को गढ़ माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का। तो 2019 में उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जो 3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो हार गए। वो तो जाट लैंड का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। रोहतक और जींद जो है हरियाणा का, उसको तो बिल्कुल हार्ट ऑफ लैंड माना जाता है। और सोनीपत, जहां से भूपेंद्र हुड्डा खुद चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, वो हारे, 50,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हारे। तो ये एक परसेप्शन क्रिएट करना कि साहब ये जो जाट लैंड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का, वहाँ के जाट भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं देते हैं। वोट देते हैं लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं देते हैं, पर जो गैर जाट हैं वो तो ठुक करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और उसके बल पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और जाटों के वोट भी मिलते हैं। तो ये एक मतलब वो करना ठीक नहीं है मेरे विचार से, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा सीरियसली अब इनको लेता नहीं।
अच्छा, एक बात तो और भी कही जा रही है, कम से कम उत्तर प्रदेश में ये बात आ रही है कि जो समस्या है वो कांग्रेस की खुद की बनाई हुई है, और वो इसलिए है क्योंकि वो पींगे अभी भी बढ़ा रहे हैं बसपा के साथ में, और इसी कारण उन्होंने लगातार इसमें देरी की, और अखिलेश ये चीज़ भाँप गए, तो इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से एक तरफ़ा 11 सीटें डिक्लेयर कर दी और बाकी अपना काम उन्होंने चालू कर दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के भरोसे रहेंगे तो हमारी तैयारी ही नहीं हो पाएगी। देखिए, बहन जी के यानी बुआ और भतीजे के आपस में रिश्ते कैसे हैं, ये तो हम और आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और अपनी-अपनी अना को दाँव पर लगाते हुए दोनों एक बार प्रयोग के तौर पर साथ भी आए थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पात। बहन जी को तो फिर भी 10 सीटें मिल गई, लेकिन वो तो 5 की 5 सीटों पर ही रहे। और 10 सीटें जीतने के बावजूद जो मायावती है, उन्होंने पूरे प्रदेश में कामयाबी ना मिलने का ठीकरा भी अखिलेश यादव के सिर पर फोड़ दिया था और तुरंत जो है गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था, जैसा वो हमेशा करती हैं। हर गठबंधन सहयोगी के साथ ऐसा ही करती हैं। उनकी उनका एक तरीका है। जो बात आप कह रहे हैं कि चूँकि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के साथ संपर्क में है और उनको गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहती थी कांग्रेस, और इसलिए जब अखिलेश यादव को भनक मिली तो वो बिदक गए और उन्होंने अकेले या राष्ट्रीय लोकदल और कुछ छोटी पार्टियों के साथ जाने का फैसला कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि मायावती कांग्रेस के साथ कभी भी चुनाव मिल करके लड़ेगी या आएगी इस गठबंधन में। क्योंकि मायावती इतनी कम से कम चतुर खिलाड़ी तो हैं राजनीति की, जिनको ये समझ है कि वो किसकी कीमत पर आगे बढ़ी हैं और कौन-सा मतदाता वर्ग है जो कभी कांग्रेस के 3 सॉलिड मतदाता वर्गों में शामिल रहता था। भई मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित, ये 3 सॉलिड वोटर थे कांग्रेस के एक ज़माने में, जिसके बल पर वो केंद्र की सत्ता में भी रहती थी और राज्यों की सत्ता में भी रहती थी। बाकी जब 3 सॉलिड वोट किसी एक पार्टी के पास हों, तो बाकी तो अपने आप जुड़ जाते हैं। वो अंतर कर देते हैं फिर। वो धीरे-धीरे करके छिटके हैं कांग्रेस से। मुसलमान जो हैं वो तो बाबरी विध्वंस के बाद से काफ़ी नाराज़ हो गए थे, जिस तरीके से 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के बाद कई साल तक जो है सिखों ने मुँह फेर लिया था कांग्रेस के साथ। और जो DS4 का मूवमेंट शुरू किया था काशीराम ने मायावती के साथ मिलकर के, कुछ पूर्व अफसरों के साथ मिलकर के, वो शनैः-शनैः दलित भी कांग्रेस से अलग होते गए, क्योंकि वो ये समझाने में कामयाब हो गए दलित वर्ग को कि भई आपके नाम पर वोट तो बहुत लिए हैं कांग्रेस ने, सत्ताएं तो कई बार बनाई हैं, लेकिन सरकारों में भी आपको उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया और जमीन पर आपकी भलाई के लिए कुछ नहीं किया। और जो अत्याचार पहले होते थे समाज में, जो अनदेखी होती थी, अपमानजनक व्यवहार होता था, वो अभी भी जारी है, तो वो टूट गए। और अटल जी का जब उभार हुआ भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर ब्राह्मण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए, अधिकांशतः वो वहाँ जुड़ गए। तो कांग्रेस के पास बचा क्या? तो कांग्रेस की जो एक्चुअल में नॉन सीरियस लीडरशिप है और जिस तरीके से जो जन भावनाएं हैं, राष्ट्र की भावनाएं हैं, उनकी जिस तरीके से अनदेखी होती रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बियॉन्ड द लिमिट जाकर के जिस तरीके की बयानबाजियां हुई हैं, फैसले हुए हैं समय-समय पर, जिस तरीके से हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाले या जो सनातनी हैं, उनको जिस तरीके से गालियां बकी गई हैं और अपमानजनक व्यवहार किया गया है, और इन अभी भी इनके घटक दलों के कई साथी जो हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे डीएमके के चीफ मिनिस्टर के बेटे हों या बिहार में लालू यादव की पार्टी के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, या उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी देखा देखी जो है और बहुत सारे लोग,
उन्होंने क्या-क्या नहीं कहा, रामचरितमानस से लेकर के भगवान राम तक के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। तो ये एक सारे चीज के आपने सारे नोटिस की, जी, एक जी। चीज आपको याद, एक चीज आपको नोटिस की आपने कि फर्रुखाबाद का जो टिकट जारी किया है वो उनके तलाकशुदा पति हैं संघमित्रा जी के। वो जो डॉक्टर शाक्य हैं जी। वो तो मतलब अखिलेश ने स्वामी प्रसाद को भी नहीं छोड़ा, या कहें कि राम जी ने उनको अच्छा सबक दे दिया। जी, जी, जी। देखिए ये अखिलेश यादव को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनके पिताजी क्या-क्या कर गए और किनके दबाव में कर गए, ये भी उनको पता है। भई आज़म खान जो है वो उस समय वो तो उरूज़ पर थे, उनके तो बड़े दिमाग खराब हुआ करते थे उन दिनों और वो जो चाहते थे वो मुलायम सिंह यादव से करवाते थे। तो जो कार सेवकों पर फायरिंग हुई या उसके बाद भी जो बयानबाज़ी हुई मुलायम सिंह की तरफ से, वो मुझे लगता है एक समय में आज़म खान से भी बड़े मुल्ले बनना चाहते थे और मुसलमानों पर एक क्षत्र जो है वो उनके दिलों पर राज करना चाहते थे, चाहे नफ़रत की ही दीवार खड़ी करके सही। और वो तो सुधांशु त्रिवेदी मज़ाक-मज़ाक में एक बात कहते हैं और वो बड़ी मज़ेदार बात है। वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने एक ज़माने में कहा था कि परिंदे भी पर नहीं मार सकते। लेकिन देखिए विधि का विधान और भगवान राम की कृपा या उनकी इच्छा कि अकेले 22 जनवरी को ही करीब 100 विमान जो हैं वो अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। तो तो ये परिंदे की बात करते थे, वहाँ तो इतने बड़े-बड़े जहाज़ जो है वो लैंड किए और फिर टेक ऑफ किए वहाँ से। तो ये सब टाइम की बात है संजय जी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जमावड़ा किया गया था मोदी जी के विरोध में कि साहब हमको 2024 में एक वैकल्पिक गठबंधन पब्लिक के सामने रखना है, तो मुझे इस बात का जवाब ये लोग दे दें कि भई नेतृत्व के स्तर पर, नीति के स्तर पर, दृष्टि के स्तर पर, विचार और सिद्धांत के मोर्चे पर कहाँ खड़े हैं आप? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक आप नहीं बना पाए, 4-5 मीटिंग आपने कर ली और संयोजक तय नहीं कर पाए आप। संयोजक बनाने के नाम पर भी आपने अंदरूनी तौर पर लोगों को अपमानित करना शुरू कर दिया, उनको तिरस्कृत करना शुरू कर दिया। तो आप खड़े कहाँ हैं? और जिस तरह की आपके घटक दलों के नेताओं के बच्चों की बयानबाज़ी है, उसने तो ये साबित कर दिया कि आप लोग सारे चाहे 28 नहीं आप चाहे 56 दल मिल जाएँ, आप देश की बागडोर हाथ में सँभालने के लायक ही नहीं हैं। आप इस लायक ही नहीं हैं कि आप पर भरोसा करे यहाँ की जनता, देश की जनता। और ऐसा क्या विज़न आपने देश के सामने प्रस्तुत किया है, जो लगे कि आप मोदी से बेहतर कर सकते हैं? एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार काम भी करते हैं और उसको जनता के सामने रखते भी हैं, बताते भी हैं। आज राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था, उसमें बहुत विस्तार से वो किसी भी अवसर को जाने नहीं देते हैं। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही वो सारी जितनी उनकी उपलब्धियाँ हैं, जितने काम हैं, वो सब उन्होंने गिनवा दिए। और ये बताने में ही कामयाब हैं कि हम नाकामयाब हैं कि हम इकट्ठा क्यों हुए हैं या हमारी लीडरशिप कौन-सी होगी। अरे यही कह दो कि सामूहिक नेतृत्व रहेगा, ये भी नहीं कह रहे। क्योंकि जो कांग्रेस का जो अहंकार है, जो उसकी मनमानी है, जो उसका काम करने का तौर तरीका है, जो सामंती व्यवस्था इस परिवार की है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी मतलब आप अपनी और नीतीश कुमार की उम्र का अंतर ही देख लीजिए। आप यही समझे बैठे हैं कि आप मालिक हैं, कांग्रेस के भी और इंडिया अलायंस के भी और बाकी सब ये जनता जनार्दन है, चाहे नीतीश कुमार है, चाहे शरद पवार है,
चाहे उद्धव ठाकरे हैं या ममता बनर्जी हैं या लालू यादव हैं, आप निर्देश की बात करते हैं कि हमने निर्देश दिए। तो इस तरह की ज़बान लेकर के, इस तरह के अहंकारपूर्ण व्यवहार करके आप कहीं पहुँच नहीं सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये समस्या तो केवल यहाँ की नहीं है। अब आप ये देखिए कि कर्नाटक में किस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। अब ये जानते हैं अच्छी तरह से, आज पता है कि कर्नाटक के एक एमएलए ने कहा कि अगर हमको नहीं जिताया तो पाँचों गारंटी जो हैं वो लैप्स हो जाएँगी। हम पाँचों गारंटी में से एक भी ऑनर नहीं करेंगे अगर हमको आपने लोकसभा में नहीं जिताया। इसके पहले आप देख चुके हैं कि वो मांड्या में उन्होंने क्या किया। वो हनुमान जी का झंडा उतारा, जिसके लिए विशेष रूप से कंट्रीब्यूशन जो था वो सारा का सारा लोगों का कंट्रीब्यूशन करके वो पोल बनाया गया था, और ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन है उसमें। तो उसका नतीजा ये बताते हैं कि उस पूरे क्षेत्र में हर घर पे इस समय हनुमान जी का झंडा लहरा रहा है। लीजिए अब आप क्या करेंगे? एक्चुअल में इनको तो ये मतलब पता इनकी ही नहीं। मूर्खताओं की इनकी कोई सीमा ही नहीं है। इनको देखिए राजनीति और ये तो में तब है जब इनको पता है कि भाई मुसलमान वोट इनके पास रखा हुआ है बैग में। तो जब बैग में रखा हुआ है मुसलमान वोट, तो ये सब इतना अधिक से अधिक दिखाने का प्रयास क्यों हो रहा है? और जेडीएस तो चला गया साथ में बीजेपी के, दिख गया। सही बात। तो जेडीएस बीजेपी के साथ चला गया तो तुम क्यों इतना परेशान हो? क्यों जो है आप हिंदुओं की भावनाओं को लगातार आहत कर रहे हो? क्यों दिखाने का प्रयास कर रहे हो कि आप जो है वो टीपू सुल्तान से बड़े हिंदुओं के आक्रांता हो? एक्चुअल में क्या है कि राजनीति के बारे में एक सीधा-सा दर्शन है, फ़लसफ़ा है कि साहब आपको अगर ये समझ नहीं है कि आपको कौन-सा एक्ट कब करना है और कब नहीं करना है, एहतियात बरतना है, कब तक के लिए उसे टालना है या कब क्या बोलना है और कब चुप रहना है और कितना बोलना है अगर बोलना है तो। अगर ये बेसिक सी चीज़ें आप नहीं जानते हैं, तो आपको राजनीति में रहने का कोई हक भी नहीं है। अब कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में या तेलंगाना में 3 राज्यों में अगर इनकी सरकारें आई हैं, तो ये उसकी भी जाँच-पड़ताल नहीं करेंगे। उसका भी गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे कि ये सरकारें आई क्यों हैं। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और तब आपको प्रयास तो ये करना चाहिए था। और जो संजय जी आप कह रहे हैं कि भई मुसलमान तो आपके थैले में हैं, आपकी झोली में, आपकी जेब में पड़े हुए हैं। उसमें आप प्लस क्या कर सकते हैं, आपको तो ये सोचना था। क्योंकि विधानसभा चुनाव आपने जीत लिया। 2019 में आपने राजस्थान भी जीता था, मध्य प्रदेश भी जीता था, छत्तीसगढ़ भी जीता था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके 6 महीने के बाद, तो क्या हुआ इन तीनों राज्यों में? दबाया। राजस्थान की भी राजस्थान की भी सारी सीटें बीजेपी को, बेनीवाल को लगा लें तो छिंदवाड़ा को छोड़ कर के मध्य प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी को, छत्तीसगढ़ की भी 2 सीटों को छोड़ कर के सारी बीजेपी को। तो भैया लोकसभा चुनाव की चुनौतियाँ एक अलग तरह की हैं। वहाँ पर एक ऐसा सामने आदमी खड़ा हुआ है, जिसने भस्म रमाई हुई है और उसको आप नहीं हरा सकते। उसके सामने आपके पास अभी तक कोई नहीं है। आपकी पार्टी के भीतर भी नहीं है, आपकी पार्टी के बाहर के भी जो क्षत्रप हैं, वो भी उनमें कोई ऐसा नहीं है, जिसकी इस तरह की काम करने की क्षमता हो, एबिलिटी हो, लोकप्रियता हो या स्वीकार्यता हो। ये सब एक-एक राज्य के, आधे-आधे राज्य के नेता हैं, जो और कई तो ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी 2019 में और वो बता रहे थे बैठकों में बैठ करके कि अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। तो ये सारे के सारे मतलब जोकर जैसा व्यवहार कर रहे हैं और ऐसे में आप क्या खाकर के चुनौती देंगे नरेंद्र मोदी को? लगे हाथ तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की भी। आपकी महाराष्ट्र पे भी काफ़ी निकट दृष्टि है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा दिख रहा है आपको? देखिए महाराष्ट्र में भी वही आपस में सींग भिड़े हुए हैं। वहाँ भी हुँ, मुझे नहीं लगता कि सीटों का बँटवारा इतना ईज़िली होने वाला है क्योंकि महत्वाकांक्षाएँ सबकी हैं। उद्धव ठाकरे अ,
ये संजय राउत जो उनके बड़बोले तोते हैं, वो रोजाना बैठ करके 10 बजे 11 बजे महाराष्ट्र का जो मीडिया है, जो रोजाना एक हेडलाइन लेने और चुराने के और उम्मीद में उनके रेजिडेंस के बाहर खड़ा रहता है, तो इनको कुछ ना कुछ बोलना होता है। कभी ये कांग्रेस के बारे में बोल देते हैं, कभी जो बचे खुची शरद पवार की पार्टी है उसके तौर तरीकों पर बोल देते हैं, कभी शिंदे के बारे में, कभी फडणवीस के बारे में, कभी अजित पवार के बारे में। और वो इतने बड़े मतलब महाराष्ट्र की सीमाओं से बाहर निकल चुके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता अपने आप को समझते हैं कि वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। और एक अखबार उनको मिला हुआ है जो कहीं पढ़ा नहीं जाता, वो ऑनलाइन ही है, वैसे तो दिखाई देता नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ वो ऐसी बातें कर देते हैं बिदकाने वाली और लोगों को भड़काने वाली, कि चीजें बनने के बजाय बिगड़ती ज्यादा हैं। और लोगों का तो ये कहना है कि शिवसेना अगर टूटी है तो उसमें जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उद्धव ठाकरे की नासमझी का है, उससे कहीं ज्यादा इनके बड़बोलेपन की वजह से हुआ है। जिस तरह से ये लोगों को, विधायकों को, मंत्रियों को भड़काते थे, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां कर देते थे, उसकी वजह से ये सब टूटा है। तो वहां पर जो कांग्रेस है वो 24 से 25 सीटों पर दावा कर रही है। ये 23 से नीचे लड़ने को तैयार नहीं है शिवसेना, ये जो बची खुची शिवसेना जिसको मैं कहता हूं उद्धव ठाकरे की। 23 सीटें उनको चाहिए, 25 सीटें कांग्रेस को चाहिए, तो कुल मिलाकर के ये हो जाती हैं 48। तो ये जो शरद पवार की पार्टी है वो कहाँ लड़ेगी जाकर के? उसके लिए तो मतलब डूब मरने की जगह नहीं बची है। और शरद पवार मतलब क्या करें, कहाँ से चुनाव आयोग इनके लिए अब 60-65 सीटों का जुगाड़ करे कि भाई आप शरद पवार जी, ये 17-18 सीटें और हम आपको दे देते हैं अरब सागर में काट करके, आप वहां से चुनाव लड़ लीजिए। तो इनका लगता नहीं है कि कोई रास्ता जो है वो निकलेगा। अ, अगर निकलेगा तो वही निकलेगा कि भाई ठीक है, सारी पार्टियां जो हैं वो 3/4 कर लो 48 सीटों की, उतनी उतनी सीटों पर लड़ लेते हैं, जिसकी जितनी आएंगी देखेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से। तो जो भी आपको प्रश्न पूछने हो, राजनीतिक परिदृश्य, सीटों के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं सारे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में। जी, तो एक और जो समस्या है वो है सर जी, हमारे केजरीवाल जी। सर वो भी जी की तो लगे हाथों फायदा उठा रहे हैं कांग्रेस की मजबूरी का। बहती गंगा में हाथ उनको भी धोना है। तो उनका भी समझौता नहीं हो रहा संजय जी, और आज उनका भी नहीं है। राहुल गांधी की नासमझी का प्रशांत किशोर ने बड़ा अच्छा उल्लेख किया कल, सुना होगा आपने। जी क्या कहा है, मैं नहीं सुन पाया। कहा कि ये राहुल गांधी की नासमझी है इस समय पर यात्रा करना। जब उनको दिल्ली में होना चाहिए तो यात्रा कर रहे हैं, पर जब यात्रा करना चाहिए तो दिल्ली में बैठे रहते। ये तो एक्चुअल में मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की नासमझी है कि वो आज तक राहुल गांधी को समझ ही नहीं पाए। भाई राहुल गांधी तो जाने ही इसलिए जाते हैं कि जब कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है देश में तो पता लगता है कि वो कहीं सिंगापुर में है या कहीं दूसरी जगहों पर है, और कभी इटली में पाए जाते हैं, कभी यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं, अमेरिका भी देख लिया, अमेरिका में भी अब वो घूमने लगे हैं। तो ये तो प्रशांत किशोर को समझना चाहिए कि वो राहुल जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी तो एक्चुअल में कई बार लगता है कि उन्होंने तो संकल्प लिया हुआ है कि जब तक नरेंद्र मोदी वो 15-15 लाख रुपया सबको दे नहीं देंगे, तब तक इनको प्रधानमंत्री पद से ये जाने भी नहीं देंगे। तो इसके लिए चाहे कांग्रेस को और इनको कितना भी त्याग करना पड़े, तो उसके लिए वो पूरा दिन रात लगे हुए हैं और कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, कैसे कैसे अपने सहयोगियों को ही भड़का रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये भी सब केजरीवाल की आप चर्चा कर रहे थे, तो केजरीवाल तो खुद भी बुके लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के रेजिडेंस पर गए थे
और वहाँ राहुल गांधी भी उनका इंतजार करते हुए पाए गए थे। अगले दिन से राहुल गांधी की ये मणिपुर से यात्रा शुरू होने वाली थी। उससे ठीक पहले दिन जो है ये गए थे मिलने के लिए। और अब पता लग रहा है कि क्यों गए थे। उनकी चिंता पंजाब या दिल्ली या हरियाणा, गुजरात या गोवा नहीं थी। उनकी चिंता थी कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव किसी तरीके से जीत लिया जाए। तो वो कांग्रेस के पास गए थे चल करके, सिर के बल गुलदस्ता लेकर के गए थे। अब वहां भी जो है बंटाधार हो गया, वहां भी नहीं जीत पाए। अब वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जो भी हुआ है वो तो अब अदालत तय करेगी, लेकिन जिसके तो लिए ये तो गलत बात है। रिटर्निंग ऑफिसर माइनॉरिटी का है, तो माइनॉरिटी के विरुद्ध अत्याचार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जिसके लिए अरविंद केजरीवाल गए थे कि किसी तरीके से चंडीगढ़ में मेयर हो जाए, ताकि हम 2024 के लिए एक मैसेज दे सकें कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल करके कोई काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। तो वो तो हो नहीं सका, और पंजाब में भी नहीं हो पा रहा है। पंजाब में कांग्रेस कह रही है कि 2019 में हम तो 8 सीटें जीत करके आए थे, 8 से कम पे तो हम लड़ेंगे नहीं। और बिल्कुल सही बात है कांग्रेस की, उससे नीचे लड़ना भी नहीं चाहिए, उसको बनता भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को 5 सीटों पर लड़ना चाहिए वहाँ पे। 5 का भी हक नहीं है वैसे अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि वहाँ पर जितनी सीटों के परिणाम आए थे उनमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी केवल संगरूर में पहले नंबर पर थी, बाकी जगह वो तीसरे नंबर पर थी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल जीते हैं वहां कांग्रेस नंबर 2 पर थी। तो उसका हक तो बस वो संगरूर वाली सीट बनता है, या जालंधर वाली जो उपचुनाव में इनके जीते थे वो। बाकी तो तीसरी सीट बनती नहीं इनकी। लेकिन 8-5 पर ये मिल करके लड़ सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि उसके बाद तो विधानसभा चुनाव हो चुके, और जिन 8 लोकसभा सीटों को आपने जीता था उसके तहत आने वाली विधानसभा सीटें तो हमने जीती हैं, तो हमारा हक बनता है। तो वहां सींग भिड़े हुए हैं। दिल्ली में भी इनका नहीं बन पा रहा है संजय जी। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं। 2014 का आप रिजल्ट उठा कर देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर ही रही थी चुनाव में, कांग्रेस सेकंड नंबर पर रही थी। तो यहां भी नहीं होगा इनका। और जो इनकी महत्वाकांक्षाएं जाग रही थी कि साहब पंजाब और दिल्ली में अगर हो जाता है तो फिर हरियाणा में भी आप सिर घुसा लो, 1-2 सीटों पर वहां भी दावेदारी करो। इसी तरीके से गुजरात में भी ये चाहते थे कांग्रेस से कि आप कुछ सीटें हमारे हमारे लिए छोड़ो, गुजरात में 2 में से 1 सीट हमारे लिए छोड़ दो। तो वो नहीं हो पाएगा। किसी भी राज्य में आप जाएंगे यही हाल मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं कांग्रेस की ही कहें। इंडी अलायंस तो वैसे भी उनके साथ नहीं है। और जो भी है, जैसे आप देखें, मैं प्रशांत किशोर की बात में दोबारा रिपीट करता हूँ, वो कह रहे थे कि भाई ये देख लीजिए कि तेलंगाना में 20% से ऊपर 20% से ऊपर वोट शेयर लाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और पिछली बार ही उनका 14% था, इस बार 20% से ऊपर जाएगा। और करे के साथ तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी डबल फिगर में आने वाली है। तो जब ये स्थिति होने वाली है तो फिर ये इनके पास क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी शक्ति लगा रखी है। इस समय पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा फोकस है वो दक्षिण में और पूर्व में उन्होंने पूरा फोकस कर रखा है। और ये भाई लोग जो हैं, ये जहाँ सबसे कमजोर है, यानी कि उत्तर में और पश्चिम में, वहां पे इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मैंने एक तो प्रोग्राम किया। फिर तो 303 तो क्रॉस करेगी। हो सकता है वाकई कहीं तमिलनाडु तेलंगाना में अच्छा हो जाए तो 350 भी पहुंच जाए। आपका आकलन बिल्कुल सही है संजय जी। देखिए 400 की फिगर अभी किसी ने दी है दर्शक ने। 400 की फिगर तक तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी पहुंच पाएगी।
वो एक अपने कार्यकर्ताओं और समर्थक मतदाताओं में उत्साह भरने के लिए ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस 2014 के मुकाबले 2019 में बहुत बेहतर रहा था। 21 सीटें बढ़ी थी और करीब 6.5% वोट शेयर जो है वो बढ़ गया था। इस बार भी जिस तरह की मेहनत हो रही है और जिस तरह के काम हुए हैं, और ऊपर से जो दो लहर काम कर रही है, मोदी लहर तो अपनी जगह है, वो तो कायम है, उसमें कोई कमी नहीं है, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। और एक राम लहर जो है वो फिर से दिखाई दे रही है। तो दो लहर अगर चलेंगी तो ये सीटें बढ़ सकती हैं और 350 तो क्रॉस कर सकती हैं संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने तेलंगाना के बारे में कहा और जो आपने तमिलनाडु के बारे में कहा, हमारे एक पुराने मित्र हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, आजकल राज्यसभा में हैं, ब्रजलाल। तो बिजलाल जी। तो ब्रजलाल जो हैं वो अभी हाल में तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। हम्म। मुझसे तो उनकी बात नहीं हुई, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, उनसे उनकी बात हुई है और उनका कहना ये था, और वो कई दिन थे वहाँ पर, कई जगह उनके कार्यक्रम थे। उनका कहना था कि तमिलनाडु में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा गया जैसा आजकल दिखाई दे रहा है। और ये क्या परिणाम देगा, ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका कहना था कि जो कभी नहीं आया, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार वहाँ दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए भी ठीक लगती है उनकी बात मुझे कि अन्नामलाई ने जिस तरीके से वहाँ पर काम किया है और जिस तरह की बौखलाहट बहुत सालों के बाद हिंदुत्व को लेकर के, सनातन को लेकर के, हिंदी को लेकर के वहाँ पर डीएमके के नेतृत्व में देखी जा रही है, उनके मंत्रियों में स्टालिन के बेटे की तरफ से जिस तरह की टिप्पणियां आई थी, वो भी चौंकाने वाली है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, इनका जो है एक प्रभाव है जनमानस पर, और ऊपर से अभी राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका असर पूरे देश में है, और तमिलनाडु भी उससे अछूता नहीं है। देखिए, तमिलनाडु हो, केरल हो, जितने भी दक्षिण के राज्य हैं, वहाँ पर मंदिरों का एक मंदिरों की एक कल्चर है और बहुत पुरातन है, एक लेगेसी है। ये अलग बात है कि इस समय जो वहाँ पर सरकारें हैं वो थोड़ा अलग तरह का व्यवहार कर रही हैं, लेकिन वहाँ का जो जनमानस है वो तो सनातनी विचारधारा से ओतप्रोत रहा है। और मंदिरों में भी जिस तरह की वहाँ एक जो एक संस्कृति रही है, जिस तरह के वहाँ कार्यक्रम होते रहे हैं, जो वहाँ के मंदिरों का एक स्थान है, एक सम्मान है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो अगर तमिलनाडु से इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ अप्रत्याशित मिलता है, तो किसी को चौंकना नहीं चाहिए। और अगर तमिलनाडु जैसे राज्य में मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो पीके ने कहा कि 20% वोट शेयर तेलंगाना में मिल सकता है, तो फिर ये भी कोई आश्चर्य का विषय नहीं रहेगा। और कर्नाटक तो उसका सॉलिड स्टेट पहले से ही बन चुका है। इस बार भी मुझे लगता है कि ऐसे भी बहुत लोग होंगे कर्नाटक में जो गिल्टी महसूस कर रहे होंगे विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर के, और कई बार मतदाता इसके वशीभूत एक अलग तरह का व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है जब उसे मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस बार कर्नाटक में बीजेपी और बेहतर करेगी, और इस बार तो देवगौड़ा का परिवार भी इनके साथ। बिल्कुल। और बंगाल में भी ममता दीदी घबराई हुई हैं। बिल्कुल घबराई हुई हैं। इतनी हिंसा करने के बाद भी, इतना डराने धमकाने के, इतना आतंक फैलाने के बाद भी घबराई हुई। यस, वरना क्या जरूरत थी उनको, जिस तरीके से वो सड़कों पर फिर विधानसभा चुनाव से पहले दिखाई दी थी, या तो लोगों को लेकर के, फोर्स को लेकर के आप सड़कों पर निकल रही है, अल्लाह कसम खा रही हैं। और मैं अगर भारतीय जनता पार्टी को आपने सहयोग दिया, समर्थन दिया, मदद की, तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। ये तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि चुनाव आयोग ने अभी तक भी इस पर कोई
नोटिस नहीं लिया है, या कलकत्ता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया है, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है। ये तो बहुत सीधा-सीधा केस बनता है। आप संवैधानिक पद पर हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए, और छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री भी हैं कि नहीं हैं, आप किसी पार्टी की अगर प्रमुख भी हैं, और तब भी आप अगर किसी समुदाय विशेष को या हिंदुओं को या किसी को भी आप इस तरह की धमकी सार्वजनिक सभा में दे रही हैं कि मैं आपको माफ नहीं करूंगी अगर आपने फला पार्टी को मदद की, तो ये तो बहुत गंभीर मसला बनता है संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए आज की चर्चा को ले चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। कई प्रश्न आए हुए हैं आज। सबसे पहले अंशुल शर्मा जी का प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि सर, यूपी में इस बार 77 सीट्स आएंगी। अगर एसपी और आरएलडी को बीएसपी का साथ न मिला तो कृपया पश्चिम बंगाल के बारे में बताएं। क्या इस बार का बीजेपी की टैली पिछली टैली को बीट करेगी? आपने 77 बोले तो 3 कौन सी नहीं आएंगी ये भी बता देते तो हमारा भी काम आसान हो जाता। मैं इनके प्रश्न के जवाब में बस एक सूचना देना चाहता हूं इनको। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने एक प्रस्ताव भेजा है कांग्रेस हाईकमान को, और उसमें कहा है कि साहब या तो सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ से हम राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, इसकी अनुमति प्रदान की जाए। ये सोनिया गांधी का नाम क्यों आया है? क्योंकि सोनिया गांधी को भी इस बार यकीन नहीं है कि वो रायबरेली में अपनी सीट निकाल पाएंगी। इसलिए एक वे ऑफ जो है वो निकाला जा रहा है, वे आउट किया जा रहा है कि राज्यसभा में अभी से घुस लिया जाए। लोकसभा चुनाव में तो कोई उम्मीद बची नहीं है। हाँ, तो ग्रैंड जीरो पार्टी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। इन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा। देखिए, पश्चिम बंगाल में जब रिजल्ट आए थे विधानसभा के और वहाँ हिंसा हुई थी, तो एक आक्रोश था लोगों में, बहुत ज़्यादा आक्रोश था। सब लोगों को लगता था कि भाजपा नेतृत्व ने, खास तौर से होम मिनिस्टर अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ना बोल करके और उनको उनके हाल पर छोड़ करके ठीक नहीं किया। और तब लग रहा था कि वो हतोत्साहित हो जाएंगे, उनका मनोबल गिर जाएगा, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम कर रहे थे, जमीन पर लड़ रहे थे, मर रहे थे, खप रहे थे, कट रहे थे, उनका मनोबल गिर जाएगा और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन इधर जो है देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि चीजें काफी सुधरी हैं, और अब तो जो राजनीतिक समीक्षक हैं, जो वहाँ जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि 2019 तो रिपीट होगा ही भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें वो कुछ सीटें ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी का काफी अंतर पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी ने वहां पे मोर्चा लिया है जम के, और वो जो पहले दिलीप घोष वाली जो ढुलमुल नीति थी वो खत्म हुई है। नेक्स्ट, गौरव सिंह जी कह रहे हैं सर, व्यास परिवार का तहखाना मस्जिद के अंदर है, बाहरी परिसर है, और यदि अंदर है तो व्यास परिवार इतने दिनों से पूजा कर रहा था, मतलब उन्होंने भी माना कि यहाँ मंदिर तोड़ा गया था, तभी वे 1993 तक पूजा करने दे रहे थे। हाँ जी, ये तो जो मूल जो वाद है उसमें यही प्लीडिंग ली गई है, वाद पत्र में यही लिखा गया है, उसकी वन ऑफ द मेजर प्लीडिंग्स यही है। नेक्स्ट, ज्योति सेनापति, जय जगन्नाथ ओंकार सरन संजय सरनी, आउटलुक ऑन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, इज स्टेट लेवल पार्टी विल डोमिनेट बीजेपी इन कमिंग इलेक्शंस? देखिए, उड़ीसा के बारे में तो जो मेरे पास सूचना है, क्योंकि वहाँ कुछ मित्र लोग हैं जो फीडबैक देते हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐड करेगी, पर वहाँ पर आपको बीजेडी को कमजोर आंक करके नहीं चलना चाहिए। उड़ीसा में कुछ परफॉर्मेंस बीजेपी का बेहतर होगा, पर बहुत ज़्यादा कोई गुणात्मक अंतर होगा ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। आंध्र प्रदेश का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम करना है। जी, नेक्स्ट,
मनीष सर, बिहार में भाजपा 25 सीट तो जीत सकती थी, फिर अविश्वसनीय नीतीश की क्या आवश्यकता थी? और वैसे भी पंजाब में, बिहार में बीजेपी ने स्वयं को कभी सीरियसली नहीं लिया। पंजाब में तो आप कह सकते हैं, लेकिन बिहार में सीरियसली नहीं लिया, ये कहना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में भी 77 सीटें लेकर के सेकंड लार्जेस्ट वहाँ पर आ गई थी। और जो नीतीश की पार्टी एक ज़माने में 115 सीटों पर थी, फिर वो 71 पर आई थी और फिर 43 या 43 पर आ गई थी। तो उनका जनाधार घटा है, ये बात ठीक है। लेकिन हमें ये स्वीकार करके चलना चाहिए। देखिए, ये जो फैसला हुआ है, ये बहुतों के गले नहीं उतरा है और एक वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी कर रहा है कि जिस तरीके से उसको उसके भीतर हरियाणा में विश्वास पैदा हुआ था 2014 में, उसी तरह का विश्वास वो अन्य राज्यों को लेकर के अभी तक अपने भीतर क्यों नहीं पैदा कर पा रही है। और बिहार में चूंकि उसको समर्थन मिल रहा है, लोग उसके लिए जुट रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, तो वहां भी उसको इंडिपेंडेंटली चुनाव मैदान में जाने के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी उनका तो मन बन चुका था ना, चाहे कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो, उनके चाचा हो या मांझी हो, इन सबको तो जोड़ ही लिया था ना, बहुत सारी जातियों को उन्होंने एड्रेस कर लिया था। लेकिन फिर जब उनके सामने एक प्रस्ताव आया तो उनको लगा कि मरी गिरी जैसी भी हालत में है, नीतीश कुमार के पास करीब 14-15% वोट इंटैक्ट रहता है और ये एक बड़ा अंतर कर सकता है लोकसभा चुनाव में। इसीलिए आपने सुना होगा, हर एक के मुंह से एक ही बात निकल रही है कि हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। और जो लालू यादव के कुनबे की गालियां निकल रही हैं सोशल मीडिया पर, और जिस तरह से आपा खो रहे हैं तेजस्वी यादव से लेकर के रोहिणी और मीसा और देखिए, राजलक्ष्मी। एक बात बता दूं, जो भगवान राम को गाली दे रहे थे, एक तो आरजेडी वाले थे, वो चंद्रशेखर जी, वो दे रहे थे, तो आरजेडी का क्या हुआ वो आपने देख लिया। हाँ, दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बिटिया जो है, उनको जिन्होंने तलाक दिया था, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, उनको पहली लिस्ट में अखिलेश जी ने फर्रुखाबाद से टिकट दे दिया है। जी जी। तो ये इफेक्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। तो नीतीश का ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं पचा पा रहे हैं। शुरू में तो मुझे भी थोड़ा झटका लगा था कि ये क्या हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो ये था, रणनीतिक रूप से। मैंने भी यही लिखा था कि भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म को क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये तो फिर जी जी, छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। और उसके लिए जो है वो पार्टी वर्कर्स वगैरह जो है वो जितने उत्साह में थे, उनके ऊपर भी ठंडा पानी तो पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये है, आज मैं देख रहा था कि आज कैलकुलेशन आए थे किसी एजेंसी के, तो जो उनका हिसाब था कि भाई चूंकि इतनी ज़्यादा जातिवादी राजनीति है, तो दोनों को मिला के उनके 35% वोट हो रहे हैं और बीजेपी के भी 35% वोट हो रहे हैं। लेकिन अगर जेडीयू साथ में आ जाती है तो इनके दोनों के मिलके 53% वोट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये स्वीप करेंगे। बिल्कुल। तो ये कैलकुलेशन है उनका, और वो नहीं चाहते कि वो 300 से कम पे रह जाए, वो 303 से ज़्यादा ही लाना चाहते हैं। ये भी एक फैक्ट। यस, यही सोच। नेक्स्ट, रजत राव जी, हरियाणा बीजेपी अकेले लड़ेगी या दुष्यंत चौटाला के साथ? लोकसभा तो अकेले ही लड़ेगी। अकेले ही जाना चाहिए। लोकसभा में दुष्यंत चौटाला का क्या रोल है? नेक्स्ट, मुझे तो लगता है कि विधानसभा भी अकेले ही लड़ेगी। संतोष करकेरा, एआई नॉलेज पर्सन विल बी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। नहीं जी, इससे क्या लेना देना। नेक्स्ट, सर व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन केरला एंड तमिलनाडु? तमिलनाडु तो बता दिया आपको, अब केरला का भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए पहली सीट कब आती है, जिस दिन पहली सीट आ गई उस दिन हो जाएगा। यस। सुनते हैं कि कुछ क्रिश्चियंस का एक तबका जो है वो थक गया है कांग्रेस से और वो चेंज करना चाहता है।
आर जी पूछ रहे हैं 400 जीत जाए कुछ नहीं होगा, गिवन अनपढ़ गंवार IQ 100 IQ बीजेपी लीडर्स आर गेव अस BRS वेयर adultery legal anti-man law section 69। तो पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। सॉरी, आपका क्वेश्चन इंटेलिजिबल नहीं है आर जी, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। एकलव्य सिंह सर, मोदी जी चुनावों को लेकर अति आत्मविश्वास रखने वालों में से तो नहीं है, परंतु जिस तरह से वो दक्षिण भारत पर केंद्रित लग रहे हैं, क्या माना जा रहा है कि वो उत्तर भारत को लेकर संतुष्ट हैं? देखिए, उत्तर भारत को लेकर के कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, संतुष्ट तो होंगे ही, वो कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर भारत में मुझे लगता नहीं है कि 2014 और 2019 का जो परफॉर्मेंस अलग अलग राज्यों का रहा है, उसमें कोई बड़ा कारण है जिसकी वजह से वहां भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा हो। कुछ विपरीत परिस्थितियां भी हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिन राज्यों में इस समय कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना के बारे में भी अभी संजय जी ने बताया है कि पीके का क्या बयान आया था, तो वहां भी भाई बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। हालांकि वो उत्तर भारत में नहीं आता है और कर्नाटक भी दक्षिण भारत का हिस्सा है, पर मुझे लगता है कि उत्तर भारत के और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। भाई उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें, हिमाचल और उत्तराखंड अधिकांश सीटें, बल्कि सभी सीटें। हरियाणा में पिछले चुनाव में 10 सीटें जीती थी, कितनी कम होंगी? एक सीट रोहतक की कम हो सकती है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि यार 2019 में कुछ हमारी तरफ से जोर कम लगा जिस वजह से दीपेंद्र हार गया। तो इस बार हो सकता है कि वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम एक और सीट निकाल लें तो सोनीपत, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह किसी और को खड़ा कर दिया कांग्रेस ने, तो वो भी फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो दिल्ली की फिर 7 की 7 सीटें आएंगी। तो जो बाकी के राज्य हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये सब, और बिहार में भी, बिहार में तो काया पलट हो गया है, तो वहाँ तो अलग ही रिजल्ट आने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत कर रहे हैं वो दक्षिण पर ज़्यादा ध्यान दे करके, बल्कि बहुत रणनीतिक तौर पर उन्होंने काम किया है, चाहे सेंगोल को ला करके आज प्रतिस्थापित सेंगोल, करना हो। जी हाँ। नहीं, आज सेंगोल के पीछे पीछे आई थी प्रेसिडेंट। यस, यस। वो तो ये भूलने नहीं देते ना किसी को। वो तमिलनाडु के लोगों को भी नहीं भूलने देंगे, दक्षिण के लोगों को भी नहीं भूलने देंगे, और इन अपोजिशन पार्टियों को भी नहीं भूलने देंगे कि इस सेंगोल को नेहरू जी की छड़ी बता करके आपने म्यूजियम में धूल खाने के लिए रख दिया था। तो वो लगातार, अब मैं कह रहा हूँ ना, वो 24 घंटे के पॉलिटिशियन हैं, और तो कोई काम है नहीं उनको। बच्चे तो खिलानी, अपने पोते पोती नहीं खिलाने, देवते देवती नहीं खिलानी, उनकी चिंता नहीं करनी, अपने दामाद की भी चिंता नहीं करनी, अपने किसी भाई की भी चिंता नहीं करनी है। तो वो इनको पॉलिटिक्स ठीक से सिखा करके ही दम लेंगे। जी हाँ, विघ्नेश प्रभु जी का है, टुडे बीजेपी अलोन स्टैंड्स एट 19% इन तमिलनाडु। जी, तो ये सही कह रहे हैं, साउथ इंडिया के अच्छे स्पेशलिस्ट हैं विघ्नेश जी। जस्ट नीड लास्ट फेज फाइन ट्यूनिंग, कर्नाटका 7 सीट्स आर अंडर थ्रेट ड्यू टू इनएफिशिएंट MPs, नो वन इज ऑन ग्राउंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब टिकट मेरे बांटने ख्याल से पर ऐसे लोगों को तो चेंज कर देना चाहिए, वैसे तो यस, मैंने देखा। यस, ये हमेशा करती रही है वो, और उसके पास कई स्तर की सूचनाएं आती भी हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ प्रश्न पूरे हुए और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम भी यही समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।